पेरिस शांति समझौते की। यह पेरिस शांति समझौता जो प्रथम विश्व युद्ध में जो देश जीते थे उनका ही मंच था। विदेशी जो राज्य हारे थे उनको तो घृणा के भाव से देखा गया था और इसमें सबकी सिर्फ आशाएं ही पूरी हुई थी। जो देश हार गए थे उनके साथ काफ़ी बुरा बर्ताव किया गया। पेरिस शांति समझौता अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा लाया गया था जो फ्रांस के पेरिस में हुआ था। इसमें 4 देश थे जो बड़े इटली था, फ्रांस था, ब्रिटेन था और अमेरिका भी था। बात करते हैं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री लॉर्ड जायज कर रहे थे जो वहाँ के उस समय प्रधानमंत्री थे। जहाँ एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन पराजित देशों को दंड देने के विरुद्ध थे, वहीं लॉर्ड जायज जर्मनी से अधिक धनराशि प्राप्त करना चाहते थे। पेरिस जाने से पूर्व उन्होंने कॉमन सदन के चुनाव करवाए थे और वो विजयी भी हुए थे, जहां उनका नारा था जर्मनी को धन देने के लिए विवश करना होगा, कैंसर को फांसी पर लटकाओ तथा शिवलिंग के बदले शिवलिंग, टंके के बदले टन। अर्थात उनका ये कहना था कि जर्मनी के साथ कठोर से कठोर व्यवहार किया जाए। फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लेमेंशो ने पेरिस सम्मेलन में अध्यक्षता की। उन्हें प्रायः टाइगर कहकर पुकारा जाता था। वह अत्यंत चतुर नेता थे। अमेरिका के गृह युद्ध के समय वह वहां पर एक संवाददाता के रूप में कार्यरत थे। पेरिस एकत्र नेताओं में वे शायद सर्वश्रेष्ठ कूटनीतिज्ञ थे। इटली के प्रधानमंत्री आयरलैंडो कानून के पूर्व अध्यापक थे तथा अंग्रेजी भाषा का उन्हें ज्ञान बहुत ही कम था। उनका यह प्रयास था कि 1915 में लंदन की गुप्त संधि में इंग्लैंड और फ्रांस के बदले जो वादे इटली को किए गए थे पूरा किया जाए। वे चाहते थे इटली को वह सभी प्राप्त हो जिनका उन्हें आश्वासन 1915 में दिया गया था। इसके विरुद्ध विल्सन अपने आदर्शवादी 14 सूत्रों पर ही अड़े हुए थे। वे किसी भी गुप्त संधि प्रावधानों को मानने को तैयार नहीं थे। विल्सन कई बार आयरलैंडो के तर्क से खींच जाते थे। अतः एक समय तो आयरलैंडो सम्मेलन से अस्थायी रूप से उठकर चले भी गए थे, अर्थात इटली उसमें भाग लेने बीच में ही निकल गया था। पेरिस शांति संगठन एवं उसकी प्रक्रिया। पेरिस सम्मेलन में विल्सन के आदर्शवाद और क्लीमिशो एवं आयरलैंडो के यथार्थवाद में खुला संघर्ष देखा जा सकता था। यूरोप नेतागण पराजित देशों को दंडित करना चाहते थे, वहीं विल्सन सद्भावना पर आधारित नई विश्व व्यवस्था को स्थापित करने में इच्छुक थे। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री लॉर्ड जायज ने मध्यम मार्ग अपनाया। वे जर्मन शक्ति को सीमित करने के प्रयासों के साथ उस देश के प्रति उदार नीति भी अपनाए जाने के समर्थक थे। संक्षेप में सामान्यतः पेरिस सम्मेलन भौतिकवाद तथा बदले की भावना पर ही आधारित था। वर्साई की संधि। जर्मनी को जिस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया गया उसे वर्साई की संधि कहा जाता है। इस पर वर्साई के महल में मित्रों राष्ट्रों तथा जर्मनी ने 28 जून 1919 को हस्ताक्षर किए। पेरिस के सम्मेलन में जिन दस्तावेजों को तैयार किया गया था उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं व्यापक यही संधि थी। वर्साई की संधि 15 अध्यायों में थी। याद रखिएगा, वर्साई की संधि 15 अध्यायों में थी जिसमें 439 धाराएं थी। इसको 200 पृष्ठों में लिया गया था। इसमें लगभग 80,000 शब्द थे। संधि के प्रथम भाग में राष्ट्रसंघ की पसंदीदा को शामिल भी किया गया था। वर्साई की संधि जर्मनी के प्रति विश्वासघात का एक प्रतीक थी। संधि का प्रावधान एक तरफा था। कुछ सभी के सभी शर्त पराजित देशों पर ही लागू हुआ करते थे। वुडरो विल्सन के आदर्शवाद ने राष्ट्र के विकास में सहायता दी। विल्सन को यह आशा थी इस प्रकार राज्यों की स्थापना यूरोप में युद्धों की आवश्यकता को ही समाप्त कर देगी, बल्कि ऐसा हुआ ही नहीं। विल्सन का आदर्शवाद और पेरिस शांति समझौते में 4 कड़ियाँ थी। प्रथम की बात करेंगे, जिस समय 1919 का शांति सम्मेलन बुलाया गया तब यह आशा थी कि राष्ट्रपति विल्सन उसकी अध्यक्षता करेंगे। विल्सन को विजयश्री का प्रमुख नायक भी माना जाता है, परंतु उन्हें अध्यक्ष ही नहीं चुना गया, जबकि अध्यक्ष चुना गया फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लेमेंशो को। उनको अध्यक्षता का भार सौंपा गया। इसके बावजूद यह अपेक्षा की गई थी कि शांति संधियों में विल्सन के सिद्धांतों का प्रतिबिंब भी देखा जाएगा, जबकि ऐसा भी नहीं हुआ। उनके 14 सूत्र 11 फरवरी 1918 में 4 सिद्धांतों में प्रतिबिंबित थे।
विल्सन को ऐसे चालाक और चतुर यूरोपीय नेताओं के साथ काम में करना पड़ा जो पराजित शक्तियों को अधिक से अधिक दंड देकर स्वयं लाभ एकत्र करने के पक्ष में थे। विल्सन ने इसका विरोध तो किया, परंतु उन्हें सफलता बिल्कुल नहीं मिली। विल्सन अनेक प्रश्नों पर शांति सम्मेलन का समर्थन प्राप्त ही नहीं कर सके। प्रथम, क्षतिपूर्ति के संबंध में किया गया निर्णय बहुत कुछ विल्सन की इच्छा के विरुद्ध ही था। विल्सन चाहते थे युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक व्यवस्था संबंध लोगों द्वारा स्वतंत्र रूप से स्वीकृत व्यवस्था हो। वे पराजित देशों को दंडित करने के विरुद्ध थे। यह बात सर्वविदित भी थी। द्वितीय, विल्सन उन संधियों को मान्यता नहीं देना चाहते थे जो कि युद्ध के दिनों में गुप्त रूपों से की गई थी। इसमें प्रमुख थे 26 अप्रैल 1915 में लंदन की गुप्त संधि, जिसके द्वारा फ्रांस और ब्रिटेन ने इटली को अनेक प्रदेश दिलवाने का आश्वासन भी दिया था। तृतीय, आत्मनिर्णय के सिद्धांत तथा संबंध जनता की स्वतंत्र इच्छा अभिव्यक्ति पर विल्सन ने बल दिया था, परंतु शांति संधियों में उनकी घोर अवहेलना की गई। समस्त मैंडेट प्रणाली साम्राज्यवाद का एक नया रूप था, जो कि विल्सन के आदर्शवाद की नग्न अवहेलना थी। चतुर्थ कुछ यूं था कि पेरिस के शांति सम्मेलन का निर्णय चीन के क्याओचाओ प्रदेश को जर्मन संप्रभुता से निकालकर जापान को दे दिया गया। यह स्वार्थतः गलत और अनुचित था। विल्सन ने इस दावे का खुलकर विरोध किया, परंतु लॉर्ड जायज ने जापान का समर्थन दिया। अंततः चीन की आपत्ति के बावजूद क्याओचाओ जापान के पास रहने दिया गया। चीन स्वयं अपना प्रदेश प्राप्त नहीं कर सकता था, अतः उसे बाद में जर्मनी के साथ संधि संपन्न की। कुछ ऐसा ही यह चला, जो कि ब्रिटेन के साथ गलत था। हम आगे बात करेंगे पूरा वायसराय संधि की अगले पेज में।